हेलो, गुड मॉर्निंग ट्रेनिज। आइए हम लोग इस क्लास में इलेक्ट्रीशियन फाउंडेशन कोर्स का क्लास नंबर 6 करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 5 क्लास कर चुके हैं जिसमें डीसी जनरेटर के बारे में बताया गया है। ये डीसी जनरेटर का पार्ट नंबर 6 है। इससे पहले 5 पार्टों में डीसी जनरेटर को बता दिया गया। ये पार्ट नंबर 6 है और क्लास नंबर भी 6 है। देखिए, पिछली कक्षा में हम लोगों ने ये टॉपिक पढ़ लिए थे, जैसे डीसी जनरेटर के लक्षण को पढ़ लिए थे। कितने टाइप के डीसी जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक होती है। प्रत्येक डीसी जनरेटर का कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक नो लोड कैरेक्टरिस्टिक और एक लोड कैरेक्टरिस्टिक होता है। लोड कैरेक्टरिस्टिक होता है तो लोड कैरेक्टरिस्टिक में ये इंटरनल और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक आ जाते हैं और किसके किसके बीच में खींचे जाते हैं। तो इस तरीके से कोई जनरेटर ले लेते हैं, यहाँ पे डीसी शंट जनरेटर ले लेते हैं। और डीसी शंट जनरेटर में जो प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे, तो यहाँ पे जो वोल्टेज मिलता है उसे कहते हैं VT, टर्मिनल वोल्टेज। और जब ये लोड लगा रहेगा यहाँ पे तो VT हो जाएगा, लोड नहीं लगा रहेगा तो V नॉट रहेगा यहाँ पे, या E नॉट रहेगा। फिर इसके बाद में जो इसमें जाएगी करंट उसे IF फील्ड करंट कहते हैं। और यहाँ पे जो जनरेट होता है उसे EA से दर्शाते हैं। और इसमें IA आर्मेचर करंट प्रवाहित होती है, यहाँ पे I करंट जाती है। जब इस पे लोड नहीं लगाते हैं तो इसके टर्मिनल पे E नॉट वोल्टेज प्राप्त होता है। तो ई नॉट यानी कि नो लोड पे वोल्टेज और IF यानी कि फील्ड करंट के बीच में जब जो ग्राफ खींचा जाता है या जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व खींचा जाता है, वो कर्व कुछ इस तरीके से आता है। ऐसे उसे क्या कहा जाता है, नो लोड कैरेक्टरिस्टिक कहा जाता है या मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक कहा जाता है। फिर इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक किसे कहते हैं, तो ये EA और IA के बीच में जब ग्राफ खींचेंगे, जैसे मोटर जनरेटर है तो जनरेटर के अंदर ये आर्मेचर वोल्टेज उत्पन्न होता है और आर्मेचर करंट उसके अंदर ही उत्पन्न होती है। तो ये इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक इसके बीच में खींचा जाता है, ये और IA के बीच में। फिर इसके बाद एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक यानी कि मोटर जनरेटर के बाहर जो वोल्टेज मिलेगा, तो जनरेटर के बाहर टर्मिनल पे वोल्टेज भी मिलेगा, VT जिस नाम से इसे दर्शाते हैं या केवल V से। ये टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के बीच में जब कैरेक्टरिस्टिक खींचते हैं तो उसे एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक कहा जाता है। और किससे किसमें बीच में खींचा जाता है, तो भी टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के बीच में खींचा जाता है। डीसी जनरेटर के अभिलक्षण, डीसी जनरेटर के अभिलक्षण इस तरीके से होते हैं। ये जो होता है मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक होती है या नो लोड कैरेक्टरिस्टिक, ये इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक होती है और ये एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक होती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक हमेशा राइजिंग टाइप की ही ऐसी होती है। फिर इसके बाद जो डीसी शंट जनरेटर होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके से होती है। ये ई नॉट वोल्टेज है, तो इस पे जब लोड देते हैं तो इसका वोल्टेज थोड़ा सा गिर जाता है इस तरीके से। यहाँ पे इसका आर्मेचर रिएक्शन के कारण से और यहाँ पे आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण से इसमें वोल्टेज ड्रॉप थोड़ा सा हो जाता है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक ऐसा हो जाता है। और जो सीरीज जनरेटर होता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक ऐसी होती है, इसमें IF करंट का मान बढ़ता है तो ये टर्मिनल वोल्टेज भी इसका बढ़ता रहता है, या I करंट या IA करंट का जिसका भी मान बढ़ेगा यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज इसका बढ़ता जाता है डीसी सीरीज जनरेटर का। जबकि अन्य जनरेटरों का वोल्टेज तेजी के साथ। डीसी कंपाउंड जनरेटर के कैरेक्टरिस्टिक कई टाइप के होते हैं। जो डीसी कंपाउंड जनरेटर है वो किस तरह तरीके से कनेक्ट है, लॉन्ग शंट में कनेक्ट है कि शॉर्ट शंट में कनेक्ट है, कि क्यूमुलेटिव टाइप का है कि डिफरेंशियल टाइप का, उस हिसाब से इसके कई कैरेक्टरिस्टिक हो जाते हैं। कोई जो होते हैं ओवर होते हैं, कोई लेवल में होते हैं, कोई थोड़ा कम होते हैं, कोई और ज्यादा कम हो जाते हैं, कोई बहुत तेजी के साथ गिरता है। तो जिसका वोल्टेज बहुत तेजी के साथ गिरता है वो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर हो जाता है। ये ओवर कंपाउंड होता है, ये लेवल कंपाउंड हो जाता है। फिर इससे संबंधित हम लोगों ने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हल कर किए हुए थे। तो आप ये सब देखने के लिए टॉपिक पिछले कक्षा में जा करके देख सकते हैं। जो नीचे यहाँ पे जो लिंक दिया गया है वहाँ पे भी आपको प्राप्त हो जाएगा। पूरा प्लेलिस्ट की भी लिंक प्राप्त हो जाएगा, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं आज हम लोग को क्या पढ़ना है। तो आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर का समांतर में प्रचालन कैसे किया जाता है, क्या क्या शर्त होनी चाहिए, क्यों पैरेलल में ऑपरेट किया जाता है, इस टॉपिक में पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद डीसी जनरेटर को समांतर में प्रचालन के लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें होती हैं वो पढ़ेंगे। आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है ये पढ़ेंगे। कम्यूटेशन क्या होता है वो पढ़ेंगे। कम्यूटेटर नहीं है, कम्यूटेशन दिक् परिवर्तन। दिक् परिवर्तन क्या होता है, कम्यूटेशन क्या होता है ये पढ़ लेंगे। ये सब टॉपिक पढ़ के
इनसे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल कर लेंगे और ये आज का क्लास यहाँ पे यहीं के लिए समाप्त हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर का समांतर में प्रचालन। जो डीसी जनरेटर का समांतर में प्रचालन किया जाता है तो क्यों किया जाता है, क्या क्या इसके लाभ है, इसमें देख लेते हैं। तो ये डीसी पावर प्लांट में कई डीसी जनरेटरों को समांतर में बस बार से जोड़ा जाता है जिससे निम्न लाभ होते हैं। जैसे ये बस बार है, ये प्लस और ये माइनस है और इधर इनपुट के लिए बहुत आउटपुट इससे बहुत सारी घरों के लिए सप्लाई दे दी गई है जिसको डीसी सप्लाई की आवश्यकता है। तो करते क्या है कि एक डीसी जनरेटर ये पूरे लोड को नहीं ले पाता। ये जो डीसी जनरेटर है ये पूरे लोड को एक नहीं ले पा रहा है, तो दो डीसी जनरेटर पैरेलल में इस तरीके से ऑपरेट करवाने के लिए कुछ कंडीशन होती है, वो कंडीशन हम लोग आगे देखेंगे। ये दो जनरेटर भी यदि लोड नहीं ले पा रहे हैं तो तीसरा जनरेटर लगाएंगे, ये भी नहीं ले रहा है तो और ज्यादा इसी तरीके से पैरेलल में ऑपरेट कराते जाएंगे जिससे लोड की निरंतरता बनी रहे। तो देखिए क्या क्या लाभ है उसको देख लेते हैं। पावर सप्लाई की निरंतरता यानी कंटिन्यूटी बनी रहती है। यदि पैरेलल में ऑपरेट करा देंगे तो पावर सप्लाई की निरंतरता हमेशा बनी रहती है। यदि एक जनरेटर खराब हो जाता है या यहाँ से लोड जो कंज्यूमर है लोड और अधिक लेने लगते हैं तो ये सब लोड आपस में क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, जिससे ये फायदा होता है कि सप्लाई हमको हमेशा मिलती रहती है, उसकी कंटिन्यूटी बनी रहती है। एक जनरेटर खराब भी हो जाता है तो ये लोड, ये जो जनरेटर है ये इसको लोड देते रहते हैं और इसको तब तक खोल करके बना लिया जाता है। फिर इसके बाद दूसरा लाभ क्या है कि दक्षता उच्च हो जाती है। इस प्रकार के ट्रांसमिशन लाइन की दक्षता क्या हो जाती है, उच्च हो जाती है जब इसको पैरेलल में ऑपरेट करवा दिया जाता है। एक देखभाल एवं मरम्मत में आसानी, देखभाल एवं मरम्मत में भी आसानी हो जाती है। कैसे, जैसे एक जनरेटर ये खराब हो गया तो इसको निकाल लेंगे यहाँ से, तब तक ये दोनों लोड देते रहेंगे और इसको मेंटेनेंस कर देंगे। फिर इसके बाद पावर प्लांट की क्षमता बढ़ाने के लिए, पावर प्लांट की क्षमता बढ़ जाएगी क्योंकि एक जो है मान लीजिए 100 किलोवाट का है और यहाँ पे कंज्यूमर की मांग 120 किलोवाट की हो गई, तो दो जनरेटर लगा देंगे तो ये दोनों जनरेटर आपस में लोड को शेयर कर लेंगे और अधिक यदि मांग बढ़ती है तो तीसरा जोड़ देंगे। इस तरीके से जोड़ करके प्लांट की क्षमता को बढ़ा लेते हैं। आगे देखते हैं। देखिए आगे है क्या चीज है, ये जो डीसी जनरेटर है उसको समांतर में बस बार से जो जोड़ा गया है उसका यहाँ पे सर्किट डायग्राम दिखाया गया है। ये जो है पहले से जुड़ा हुआ है और ये जो है अभी इसको जोड़ना है बस बार से पैरेलल में। तो जोड़ा कैसे जाता है, देखिए ये जनरेटर का आर्मेचर हो गया, जनरेटर फर्स्ट का। ये फील्ड एक्साइटेशन करंट को कंट्रोल करने के लिए रिहोस्टेट लगाया गया है और ये शंट फील्ड वाइंडिंग है। तो ये तो जनरेट कर रहा है, मान लेते हैं 230 वोल्टेज जनरेट कर रहा है डीसी वोल्टेज, जो इसमें प्लस माइनस जो बस बार है उससे जुड़ा हुआ है। ये सर्किट ब्रेकर वगैरह लग गया है, ये स्विच यहाँ पे लग गया हुआ है। अब क्या करेंगे, जिसको इनकमिंग लाना है, मतलब इसको पैरेलल में, जिस जनरेटर को पैरेलल में ऑपरेट करवाना है, स्विच जो है यहाँ पे जो लगाए हुए हैं स्विच, जोड़ने से पहले इसके वोल्टेज को देखेंगे, टर्मिनल को पहचानेंगे। वोल्टेज यदि कम आ रहा है तो यहाँ पे फील्ड एक्साइटेशन करंट को कम या अधिक करके इसके वोल्टेज को घटा बढ़ा देंगे। घटा बढ़ाकर इसको कितने पर एडजस्ट करेंगे, 230 वोल्टेज पे एडजस्ट करेंगे। जब इसका 230 वोल्ट हो जाएगा, ये वोल्टमीटर लगा रहेगा, इससे देख लेंगे 230 वोल्टेज हो जाएगा और इसकी पोलरिटी देख लेंगे कि ये वाला जो है सिरा ये माइनस है और ये प्लस है, क्योंकि ये सिरा जा करके पॉजिटिव से जुड़ रहा है और ये सिरा जा करके कहाँ जुड़ रहा है, निगेटिव से जुड़ रहा है। तो इतना कंफर्म होने के बाद जब ये दोनों वोल्टेज आपस में समान हो जाएंगे, यानी कि 230 वोल्टेज ये भी 230 वोल्टेज ये भी है, तब क्या करेंगे, इस स्विच को ऑन करके इस जनरेटर को पैरेलल में ऑपरेट करा देंगे। तो ये क्या कर लेगा, जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर को ये लोड ये भी देने लगेगा और ये दोनों साथ में मिलकर के लोड शेयर करने लगेगा। यदि ये जनरेटर कुछ समय के बाद खराब हो जाता है तो इस जनरेटर से काम चलता रहेगा, इस जनरेटर को डालेंगे। ठीक है, तो ये पैरेलल ऑपरेशन का एक सर्किट डायग्राम था। अब आगे देख लेते हैं। डीसी जनरेटर को समांतर में परिचालन के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या होती हैं इसमें देख लेते हैं। तो डीसी जनरेटर के लिए आवश्यक समांतर परिचालन के लिए आवश्यक शर्त ये होती है कि आउटपुट वोल्टेज समान होना चाहिए। यदि बस बार का वोल्टेज 230 वोल्टेज है तो जो यहाँ पे जनरेटर इसको पैरेलल में जोड़ रहे हैं इसका भी वोल्टेज कितना होना चाहिए, 230 वोल्टेज होना चाहिए। ये शर्त है, एकदम आवश्यक शर्त है।
यदि ऐसा नहीं करते हैं तो यदि अधिक वोल्टेज रहेगा तो यही पूरा लोड देने लगेगा, या कम कम वोल्टेज रहेगा तो यही उससे करंट बस बार से सप्लाई लेने लगेगा। तो इसलिए इसका वोल्टेज एक समान होना चाहिए, बस बार का और इनकमिंग जो जनरेटर लगा रहे हैं डीसी जनरेटर, उन दोनों का वोल्टेज एक समान होना चाहिए। फिर इसके बाद ध्रुवता समान होनी चाहिए। ध्रुवता का मतलब कि जो इसमें पॉजिटिव है, ये मान लीजिए पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो इस जनरेटर का भी टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल को ही पॉजिटिव में जोड़ेंगे, निगेटिव टर्मिनल को निगेटिव में जोड़ेंगे। तो ये दोनों चीज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये किसके लिए है, डीसी जनरेटर को समांतर में प्रचालन करने के लिए आवश्यक। आगे है आर्मेचर रिएक्शन। देखिए आर्मेचर रिएक्शन होता क्या है, तो मुख्य चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स पर आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स के प्रभाव को आर्मेचर प्रतिक्रिया या आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। मुख्य चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, मेन मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, तो ये जनरेटर हो गया और जनरेटर पे एक पोल बना रहेगा इस तरीके से, एन पोल हो गया और एस पोल इधर हो गया, और यहाँ पे आर्मेचर रहेगा। तो जब इस आर्मेचर को घुमाते हैं तो एन पोल इसको काटता है, तो इससे कंडक्टर में विद्युत वाहक बल जनरेट हो जाता है, और जब लोड लगाते हैं तो इसके कंडक्टर में करंट प्रवाहित होने लगती है। तो इसके आर्मेचर में भी एन एस पोल बनने लगते हैं, इसके आर्मेचर में भी एन एस पोल बनने लगते हैं। एन पोल से फ्लक्स निकल कर आ रही है, एस में प्रवेश कर रही है। तो यदि यहाँ पे जो फ्लक्स बन रही है इसके आर्मेचर में, इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाती है और यहाँ पे ऐसे हो जाएगी, तो यहाँ पे जो जितने भी फ्लक्स निकल कर आएंगे उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। तो जब कम कर देगा तो इसी को कह देंगे आर्मेचर रिएक्शन। मतलब कि मुख्य चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स पर, जो मुख्य चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स ये है जो फील्ड है इसका, आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र का, ये आर्मेचर पे जो चुंबकीय क्षेत्र है इसके प्रभाव को क्या कहते हैं, आर्मेचर रिएक्शन का। आर्मेचर रिएक्शन किसे कहते हैं, मेन चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स पर आर्मेचर द्वारा, जो आर्मेचर पे चुंबकीय फ्लक्स बन रहा है उसके प्रभाव से कुछ इसका चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाता है मेन मैग्नेटिक फील्ड का, उसी को आर्मेचर रिएक्शन कहा जाता है। आगे देख लेते हैं आर्मेचर रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो आर्मेचर प्रतिक्रिया दो प्रकार से होती है। आर्मेचर रिएक्शन दो टाइप के हो जाते हैं, एक डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन हो जाता है, एक क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन हो जाता है। तो जो डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन होता है ये मुख्य चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पे चुंबकीय रहेगा, मुख्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है। जो डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन होता है वो क्या करता है, विरोध करता है। जैसे इस तरीके से ये फील्ड हो गया, ये एन एस पोल हो गए, ये आर्मेचर हो गया। तो जो मेन मैग्नेटिक फील्ड इधर से निकल रही है, एन से निकल करके एस में प्रवेश कर रही है, तो जो आर्मेचर की मैग्नेटिक फील्ड बनती है इस तरीके से, ये इसका डायरेक्टली यदि विरोध करती है तो उसे डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन कहा जाता है। ये मेन मैग्नेटिक फील्ड है और ये आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों आपस में क्या कर रही हैं, टकरा रही हैं। तो इसको क्या कहेंगे, डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन। या क्या करती है, मुख्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करती है। फिर उसके बाद दूसरा है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे आर्मेचर का जो फ्लक्स बनता है ये मेन मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस करता है इस तरीके। ये मेन मैग्नेटिक फील्ड है और ये आर्मेचर का फील्ड है, दोनों आपस में क्रॉस करेंगे इस तरीके से, तो उसे क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। इस पे लिख भी दिया गया है कि यह मुख्य चुंबकीय क्षेत्र को क्रॉस करता है। क्या करता है, मुख्य चुंबकीय क्षेत्र को क्रॉस करता है। कौन क्रॉस करता है, तो आर्मेचर का फ्लक्स क्रॉस करता है। और डीमैग्नेटाइजिंग में मेन मैग्नेटिक फील्ड को आर्मेचर की फ्लक्स क्या करती है, विरोध करती है उसका, इस तरीके से। तो दो टाइप का होगा, याद रहेगा, आर्मेचर डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन। आगे देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया जो फ्लक्स क्रिएटेड बाय द आर्मेचर करंट, आर्मेचर के द्वारा, जो ये आर्मेचर दिखाया गया है इसके द्वारा एक फ्लक्स का निर्माण होता है, उसी फ्लक्स को यहाँ पे दिखाया गया है। ये जो क्रॉस सिरा दिखाया गया है इसका मतलब ये है यहाँ से करंट अंदर जा रही है, और इसका क्या मतलब है, डॉट का मतलब यहाँ से करंट आ रही है। इसको समझने के लिए जैसे ये ट्रेन होती है, जो जब ट्रेन आती है तो एक बत्ती जलती है जो गोल दिखती है, डॉट जैसा दिखती है। तो ट्रेन आ रही है मतलब करंट आ रही है, तो ये डॉट से दर्शाते हैं। क्रॉस का मतलब कि जब ट्रेन जाती है तो वहां पे देखेंगे तो पीछे क्रॉस लिखा रहता है ऐसे, तो जा रही है तो इसका मतलब कि यहाँ पे करंट जा रही है। तो जब करंट जाएगी तो उसे क्रॉस से दिखाएंगे, जब आ रही है तो उसको डॉट से ऐसे दिखा दिया जाता है।
तो जब यहाँ पे रूल लगाएंगे किसका, अंगूठे का रूल लगाएंगे, तो अंगूठे का रूल क्या होता है, इस तरीके से यदि कोई चालक है जिसमें करंट इस डायरेक्शन में प्रवाहित हो रही है, तो यदि हम दाएं हाथ से पकड़ेंगे तो अंगूठा करंट की दिशा को दर्शाएगा, तो जो इस तरीके से मुड़ी हुई उंगलियां होती हैं वो फ्लक्स की दिशा को दर्शाएंगे। तो यहाँ पे लगाएंगे तो करंट अंदर जा रही है, तो फ्लक्स की दिशा कैसे दिखाएगा, इसी तरीके से दिखाएगा। तो ये दिखा दिया, फ्लक्स इस तरीके से इसमें जनरेट हो रही है, काम कर रही है। फिर इसके बाद जब यहाँ पे लगाएंगे ये अंगूठे का नियम, तो यहाँ से करंट क्या कर रही है, सॉरी इसमें जो आ रही है ना, तो जब आएगी तो इस तरीके से लगाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, और जब जा रही है तो अंगूठे का नियम लगाएंगे तो प्लस इस तरीके से बनने लगेगी। तो ये केवल आर्मेचर का दिखाया गया है अलग अलग। फिर इसके बाद एक फील्ड का दिखा दिया गया है, एन से हमेशा फ्लक्स निकल कर एस में जाती है। यहाँ पे देखिए दोनों को अलग अलग दिखाने का मकसद ये है, दोनों अलग अलग कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि दोनों का कंबाइंड मिक्सचर इस तरीके से आता है, कंबाइंड करके वर्क करती है डीसी मशीन। लेकिन यहाँ पे समझने के लिए इसको अलग अलग दिखाया गया है। तो ये आर्मेचर कोर के लिए दिखाया गया है, आर्मेचर कोर में फ्लक्स कैसी बनती है। फिर इसमें फील्ड में देखिए कैसी बनती है फ्लक्स। तो एन से फ्लक्स निकलेगी और एस में क्या करेगी, प्रवेश करेगी। तो एन से फ्लक्स जब निकल रही है इस तरीके से, एन से निकल गई एस में प्रवेश कर गई, तो ये आर्मेचर में से होते हुए जा रही है, तो इसमें आर्मेचर में भी फ्लक्स बनेगी। तो दोनों का जब कंबाइंड करते हैं तो होता क्या है, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, ये इस तरीके से आ रही है, तो जब इसको इसके ऊपर रखेंगे तो ये वाली फ्लक्स यहाँ पे इसको क्या करेगी, क्रॉस करेगी, और ये वाली फ्लक्स क्या करेगी, यहाँ पे इसको सपोर्ट करेगी। तो इधर फ्लक्सों की संख्या अधिक हो जाएगी, तो ये अधिक सघन हो जाएगा टीपीटी पे, यानी कि टिपिंग पोल टिप, टिपिंग पोल टिप पे फ्लक्सों की संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, इसकी मात्रा अधिक हो जाएगी। जबकि यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे भी क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन हो रहा है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे नीचे क्रॉस कर गया। लेकिन ये जो यहाँ से फ्लक्स निकल के आ रहे थे, मतलब यहाँ से जो निकल के आ रही है, तो यहाँ पे देखेंगे तो इस फ्लक्स का ये विरोध करेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे फ्लक्स का संख्या कम हो जाएगा, फ्लक्सों की संख्या। इसे क्या कहते हैं, लीडिंग पोल टिप कहते हैं, इसको LPT, लीडिंग पोल टिप। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे फ्लक्सों की संख्या कम हो गई है, यहाँ पे अधिक है, यहाँ पे कम हो गई है, और ये अपने डायरेक्शन को इस तरीके से चेंज कर दे रही है। जो यहाँ पे फ्लक्स कम हो रही है वो किस आर्मेचर रिएक्शन के कारण से कम हो रही है, तो डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन के कारण से कम हो रही है, क्योंकि फ्लक्स इधर से आ रही है और ये इधर से जा रही है, तो दोनों आपस में यहाँ पे क्या कर रही है, डीमैग्नेटाइजिंग हो रही है, न्यूट्रलाइज हो जा रही है। तो यहाँ पे फ्लक्स कम बन जा रहा है जब कंबाइंड रूप में बन रहा है। वही जब यहाँ पे देखेंगे इस वाले टिप पे, लीडिंग पोल टिप पे, तो फ्लक्स ऐसे आ रही है, फिर ऐसे जा रही है, यहाँ पे ऐसे जा रही है, और यहाँ फ्लक्स देखिए ऐसे जा रही है। तो जब दोनों को एक ही साथ मिलाएंगे तो यहाँ पे फ्लक्स कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों विपरीत डायरेक्शन में है, तो न्यूट्रलाइज करके यहाँ पे फ्लक्सों को कम कर देगी। फिर इसके बाद जब यही यहाँ पे गुजरेगी, यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ये फ्लक्स ऐसे आ रही है, तो इसकी डायरेक्शन ऐसे हो गई इस तरीके से, और ये एन से निकल करके इसमें यहाँ पे प्रवेश कर रही है ऐसे, तो ये यहाँ पे फ्लक्स अधिकता हो जाएगी इस टिप पे, टिपिंग पोल टिप पे हो जाएगी अधिकता, और जब अधिक हो जाएगी तो यहाँ पे अधिक सघन बन जाएगा। तो होता क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस टिप पे फ्लक्स की मात्रा अधिक होती है, तो हमेशा किस टिप पे होती है, टेलिंग पोल टिप पे हमेशा फ्लक्स की संख्या अधिक होती है। तो टेलिंग पोल टिप एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, यानी कि यहाँ से आर्मेचर के कंडक्टर निकल करके दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, और जो लीडिंग पोल टिप होता है, लीडिंग पोल टिप, वहां पे फ्लक्स की मात्रा कम होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लीडिंग पोल टिप पे फ्लक्स की मात्रा कम हो जाती है, और लीडिंग पोल टिप यदि एक यहाँ पे है तो एक यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे फ्लक्स की मात्रा कम है, और यहाँ से क्या करते हैं, कंडक्टर एक जगह से, मतलब कि इस क्षेत्र से इस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। तो लीडिंग पोल टिप पे क्या करते हैं, कंडक्टर प्रवेश करते हैं, जबकि टेलिंग पोल टिप पे कंडक्टर निकलते हैं। ये क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं, ये सब बातें ध्यान देंगे। अब देखिए ये आर्मेचर रिएक्शन समझ में आ गया, डीमैग्नेटाइजिंग क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन। आगे समझते हैं।
ये जीएनए है, यानी कि जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, यानी कि इस क्षेत्र में यहाँ पे ये बीच में एन और एस है, दोनों के बीच का क्षेत्र ये जो है ये जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस कहलाता है। यहाँ पे शून्य मतलब की तीव्रता होती है, जो फ्लक्स होती है उसकी तीव्रता यहाँ पे। ये एमएनए है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस है। जो एमएनए होती है इसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज होती रहती है, जबकि जीएनए की डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होती है। मतलब इसकी स्थिति जो होती है जीएनए की, ये हमेशा एक समान बनी रहती है, जबकि एमएनए मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस की स्थिति लोड के अनुसार चेंज होती रहती है। और चेंज क्यों होती है, तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण से होता है, क्योंकि एन से फ्लक्स निकल करके सीधे यदि एस में प्रवेश करती है तो एमएनए यहाँ पे होता है, जबकि ये सीधे नहीं जाती है, ये टेढ़ी हो जाती है। तो जो टेढ़ी होती है वो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन के कारण से फ्लक्स टेढ़ी हो जाती है ऐसे, और जबकि कम किसके कारण से होती है, तो डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन के कारण से कम हो जाती है। तो ये एमएनए की स्थिति यहाँ पे बदल जाती है। तो जब इसको टार्क के रूप में देखते हैं तो इस तरीके से होता है। जो मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन उस पर जो हो रहा है, मैग्नेट यानी कि फील्ड, मेन फील्ड है, ये मेन फील्ड है और ये आर्मेचर की फील्ड है। मेन फील्ड यहाँ पे देख रहे हैं इस तरीके से है, और ये आर्मेचर की फील्ड इस डायरेक्शन में दिख रही है। ये आर्मेचर फील्ड है और ये मेन फील्ड है, और जब दोनों का रिजल्टेंट निकाला जाता है तो कुछ इस तरीके से रिजल्टेंट निकल कर आता है, जो इस पे फोर्स लगता है। जो रिजल्टेंट फ्लक्स निकल रही है, तो रिजल्टेंट फ्लक्स निकल रही है तो फोर्स लगाएगी ना इसके आर्मेचर पे, तो ये उसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होता है। तो जो रिजल्टेंट फ्लक्स निकल कर आती है उससे 90 अंश पे हमेशा एमएनए होती है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। और हमेशा मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पे क्या करते हैं, कार्बन ब्रश को लगा के रखते हैं, अन्यथा स्पार्किंग तेजी के साथ होगी। अब देखिए मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस वह जगह होती है जहां पे जिस कंडक्टर में वोल्टेज का मान शून्य जनरेट होता है, इसमें वोल्टेज 0 जनरेट होता है इस कंडक्टर में, क्योंकि ये मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस यहाँ। ठीक है, तो इतना बात समझ में आया आर्मेचर रिएक्शन का। अब आगे देख लेते हैं। देखिए आर्मेचर रिएक्शन से संबंधित कुछ स्टार पॉइंट बनाकर लिख लेंगे, कुछ लिख। देखिए चुंबकीय उदासीन अक्ष यानी कि एमएनए मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस क्या है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस परिणामी फ्लक्स एफ के लंबवत होनी चाहिए, नहीं तो स्पार्किंग होगा। देखिए यहाँ पे जो न्यू एमएनए लाइन है, खिसक गई है एमएनए लाइन, उससे 90 अंश हमेशा होना चाहिए परिणामी फ्लक्स यानी कि रिजल्टेंट फ्लक्स का मान। फिर अगला स्टार बना के देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। ब्रशों को जीएनए से एमएनए तक विस्थापित करके प्रति चुंबकन यानी कि डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को निरस्त किया जाता है। जैसे जीएनए पर यदि कार्बन ब्रश को लगाए हैं, यहाँ पे जीएनए पे लगाए हुए हैं, तो यहाँ पे आर्मेचर रिएक्शन ज्यादा होगा। उसको कम करने के लिए क्या करेंगे, जो ब्रश है कार्बन ब्रश उसको एमएनए पे शिफ्ट कर देंगे तो आर्मेचर रिएक्शन का मान कम हो जाएगा। और कौन सा, डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन कम। अब देखिए अगला स्टार पॉइंट बना के देख लेते हैं। डीसी मशीन की गति अवस्था में आर्मेचर चालक अग्रगामी ध्रुव नोक यानी कि एलपीटी में प्रवेश करता है और अनुगामी ध्रुव नोक यानी टीपीटी से निकलता है। देखिए यहाँ पे आर्मेचर का कंडक्टर एलपीटी पे लीडिंग पोल टिप पे प्रवेश करता है और यहाँ पे क्या करता है, निकलता है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कहाँ पे प्रवेश करता है, तो एलपीटी लीडिंग पोल टिप पे, टेलिंग पोल टिप से क्या करता है, निकलता है आर्मेचर कंडक्टर। अब आगे देख लेते हैं। मुख्य फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स के संयुक्त प्रभाव से प्राप्त फ्लक्स का वितरण टीपीटी यानी कि टेलिंग पोल टिप पर अधिक तथा एलपीटी पर कम प्राप्त होता है। यहाँ पे चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, एलपीटी यानी कि लीडिंग पोल टिप पे फ्लक्स का मान कम है, जबकि टेलिंग पोल टिप यानी कि टीपीटी पे फ्लक्स का मान अधिक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, यहाँ पे स्टार पॉइंट में बना करके इसको लिख लेंगे स्टार बना करके कि एलपीटी लीडिंग पोल टिप पे कम होता है जबकि टेलिंग पोल टिप पे अधिक हो जाता है। अगला देख लेंगे, स्टार पॉइंट बना के लिखेंगे इसको भी। डीमैग्नेटाइजिंग यानी कि अचुंबकन प्रभाव को दूर करने के लिए छोटी मशीनों में फील्ड वाइंडिंग पे एम्पियर टर्न बढ़ा दिया जाता है। एम्पियर टर्न का क्या मतलब है, देखिए एम्पियर टर्न का मतलब ये है कि जो ये फील्ड बना रहे हैं इस पे जो बाइंडिंग किए हुए हैं
इस बाइंडिंग की मात्रा बढ़ा देंगे, मतलब टर्नों की संख्या बढ़ा देंगे इस बाइंडिंग पे। तो ये एम्पियर टर्न कहे जाते हैं, मतलब उसमें से करंट और टर्न दोनों को यदि बढ़ा देते हैं तो इसका, ये छोटी मशीन के लिए होता है, तो उसका डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन कम हो जाता है। फिर यदि जबकि बड़ी मशीन रहेगी, बड़ी मशीन है, तो उसमें मुख्य फील्ड यानी कि मेन फील्ड के फेस पर कंपनसेटिंग बाइंडिंग कर देते हैं। कंपनसेटिंग बाइंडिंग करके डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन को कम कर देते हैं। देखिए कंपनसेटिंग बाइंडिंग होता क्या है, तो जो ये डीसी मशीन है उसका आर्मेचर हो गया, सॉरी स्टेटर हो गया यानी कि योक, और इस पे फील्ड बाइंडिंग इस तरीके से रहेगी, फील्ड रहेगा ना, फील्ड पे बाइंडिंग रहेगी, इस तरीके से फील्ड रहती है, शू जैसा निकला रहता है। फिर से बना देते हैं, यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से शू जैसा निकला रहेगा, इधर से ऐसे एन पोल रहेगा, एस पोल रहेगा, एन से फ्लक्स निकलेगी, एस में प्रवेश करेगी। तो जो कंपनसेटिंग बाइंडिंग होती है वो इसके पोल शू पे इस तरीके से बाइंडिंग कर दी जाती है, ऐसे बाइंडिंग होती है पूरा, मतलब ये एक एक कंडक्टर दिखाया गया है, इसके अंदर ये पूरा लंबा लंबा कंडक्टर है, दोनों पोल के या जितने पोल की मशीन है उन पोल पे इस तरीके से पोल शू पे बाइंडिंग कर देते हैं, इसी को कहा जाता है कंपनसेटिंग बाइंडिंग। ये जो कंपनसेटिंग बाइंडिंग होती है ये इसके आर्मेचर के साथ श्रेणी में जोड़ दी जाती है। तो ये डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए किया जाता है। बड़ी मशीनों के लिए उसके फेस पे क्या कर दिया जाता है, कंपनसेटिंग बाइंडिंग कर दिया जाता है, जबकि छोटी मशीनों के लिए एम्पियर टर्न को बढ़ा करके डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन को कम कर देते हैं। आगे देख लेते हैं, आगे है जीएनए, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। जीएनए क्या होती है, तो अभी हम लोग वहां पे देखे थे कि जीएनए क्या होती है, यहाँ पे देख लेते हैं कि यह वह रेखा है जो चुंबक के दो विपरीत चुंबकीय पोलों को आपस में विभाजित करती है, यह हमेशा स्थिर होती है। जैसे इस तरीके से यदि कोई एनएस पोल बना हुआ है तो इसको दो बराबर भाग में बांट देती है, उसी को ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। और इस पे जो चुंबक की तीव्रता होती है वो शून्य होती है। यहाँ पे यदि बीचों बीच कोई चुंबक है उसके बीचों बीच जाएंगे लेकर के कोई कील वगैरह, उस पर कोई फोर्स लगा करके उसको खींचेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल होता है, कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होती। तो इसी को क्या कहते हैं, जीएनए कहा जाता है, जीएनए कहा जाता है। जो हम लोग आगे वहां पे देखे थे जीएनए लाइन को, जो बीचों बीच थे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये चीज है जीएनओ बीचों बीच में, इसे ही कहा जाता है ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल। ये बात समझ में आई। अब आगे देख लेते हैं एमएनए, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस तो यह रेखा है जो पास पास वाले दो विपरीत चुंबकीय पोलों की चुंबकीय रेखाओं के लंबवत होती है। इस जगह पर कंडक्टर न्यूट्रल होते हैं, इसलिए ब्रश को हमेशा इसी रेखा पर रखा जाता है। देखिए जो जीएनए और एमएनए होते हैं दोनों लगभग सेम हैं, लेकिन जो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस होती है, जब आर्मेचर रिएक्शन होता है तो ये इसकी स्थिति बदल जाती है। इस तरीके से ये यदि ये सीधा सीधा जाता तो ये एमएनए जीएनए पे ही होता, लेकिन आर्मेचर रिएक्शन के कारण से इसकी फ्लक्स की जो डायरेक्शन है इस तरीके से चेंज हो जा रही है, तो इसकी एमएनए चेंज होकर के यहाँ पे चली जाती है। तो ये भी क्या करती है, इस पोल को दो बराबर भाग में ही बांटती है। और हमेशा कहाँ पे लगाते हैं, एमएनए पे कार्बन ब्रश को लगाया जाता है, कार्बन ब्रश को हमेशा एमएनए पे लगाते हैं, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पे। ये बात ध्यान देंगे। ये हो गया एमएनए, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। अब आगे देख लेते हैं कम्यूटेशन क्या होता है। कम्यूटेटर यहाँ पे नहीं है, कम्यूटेशन है। तो कम्यूटेशन क्या होता है तो देख लेते हैं। यहाँ पे डीसी जनरेटर की आर्मेचर बाइंडिंग में प्रेरित उत्पन्न प्रत्यावर्ती धारा को कम्यूटेटर तथा ब्रश, यहाँ पे रहेगा ब्रश, ये नहीं रहेगा, ब्रश रहेगा, ब्रश की सहायता से दिष्ट धारा में बदलकर बाह्य परिपथ अर्थात भार यानी लोड को प्रदान किया जाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को दिक् परिवर्तन यानी कि कम्यूटेशन कहा जाता है। दिक् परिवर्तन का मतलब दिशा परिवर्तन, तो जो समय लग रहा है और वहां पे जो बदल रहा है उसी को क्या कहते हैं, कम्यूटेशन कहते हैं। और जिस साधन डिवाइस द्वारा यह प्रक्रिया संपन्न की जाती है उसे दिक् परिवर्तक यानी कि कम्यूटेटर कहा जाता है। कम्यूटेटर डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रही है या प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदल रही है। कम्यूटेशन क्या है, वह प्रक्रिया है जिसके थ्रू एसी को डीसी में बदला जा रहा है, प्रोसेस है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन क्या है, प्रोसेस है, जबकि कम्यूटेटर क्या चीज है, डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रही है।
तो ये कम्यूटेशन समझ में आया, दिक् परिवर्तन। आगे देख लेते हैं, कम्यूटेशन एवं ब्रश के बीच उत्पन्न चिनगारी को रफ कम्यूटेशन कहते हैं। देखिए यदि कम्यूटेटर है, कम्यूटेशन नहीं, कम्यूटेटर, ये आर्मेचर हो गया ऐसे, यहाँ पे कम्यूटेटर हो गया इस तरीके से, और यहाँ पे कार्बन ब्रश हो गया। इसमें एसी जनरेट होगा इसके आर्मेचर में। तो जब एसी जनरेट होगा तो इसकी बाइंडिंग सब इस कम्यूटेटर के सेगमेंट से जुड़े रहेंगे, जो हार्ड रन कॉपर के बने रहते हैं, इनसे जुड़े रहेंगे, कम्यूटेटर राइजर के माध्यम से जुड़े रहेंगे। ये हो गया कार्बन ब्रश। होता क्या है कि जब ये एक सेगमेंट जो होता है इस कार्बन ब्रश के पास आता है और यहाँ से यहाँ जब जाता है तो इस सेगमेंट से इस सेगमेंट में जाने पर यहाँ पे स्पार्किंग होने लगती है। तो यदि स्पार्किंग होगी तो उसे रफ कम्यूटेशन कहा जाता है, और यदि स्पार्किंग नहीं होगी तो उसे स्मूथ कम्यूटेशन कहा जाता है। तो यदि चिनगारी उत्पन्न हो रही है तो रफ कम्यूटेशन हो गया। अब इसको दूर करने के लिए कुछ उपाय हैं, उसको देख लेते हैं क्या क्या उपाय हैं। पहला उपाय क्या है, कम्यूटेटर तथा क्वाइल के सिरों के बीच प्रतिरोध तार लगा करके, जो इस आर्मेचर में बाइंडिंग जो किए थे, इसमें से जो तार लेकर आ रहे थे, जो बाइंडिंग वाले वायर था उसको लेकर आ रहे थे, तो कम्यूटेटर से जोड़ रहे थे, तो कम्यूटेटर और इस बाइंडिंग तार के बीच में एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं कम मान का, और पावर रेटिंग अधिक रहेगी, प्रतिरोध कम रहेगा। इसको जोड़ देने से कम्यूटेशन सभी में जोड़ना रहेगा, सभी में इसी तरीके से सभी में प्रतिरोध तार जोड़ देंगे तो कम्यूटेशन थोड़ा कम हो जाता है। रफ कम्यूटेशन जो चिनगारी उत्पन्न हो रहे थे वो समाप्त हो जाता है। अन्यथा दूर करने का और उपाय है, उच्च प्रतिरोध ब्रश प्रयोग करके। जो ब्रश यहाँ पे लगा रहे थे कार्बन प्रतिरोध, तो इसका प्रतिरोध क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। जो कार्बन ब्रश लगा रहे हैं इसका प्रतिरोध बढ़ा देंगे, तभी भी स्पार्किंग कम हो जाएगी। अन्यथा क्या करेंगे, मुख्य पोल के बीच में इंटरपोल लगा देंगे। जो मेन मैग्नेटिक पोल था इस तरीके से, जो ये हो गया, ये तो पूरा योक हो गया, ये इन पोल हो गया, ये एस पोल हो गया बड़ा सा, ये 2 पोल की मशीन है, 4 पोल की भी हो सकती है। तो इंटरपोल हमें जानना है, इंटरपोल होता क्या है। तो जो इंटरपोल होते हैं, इन दोनों पोलों के बीच में छोटे छोटे इस तरीके से पोल लगा देते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, इंटरपोल कहते हैं। इसको इसको इंटरपोल कहेंगे। यस हो जाएगा, यहाँ पे एन हो जाएगा, इसे इंटरपोल कहा जाता है। तो ये कम्यूटेशन को दूर करने के लिए, रफ कम्यूटेशन चिनगारी उत्पन्न हो रही है तो वहाँ पे हम लोग इंटरपोल लगा करके इसको, और इंटरपोल कहाँ लगा रहता है, तो बड़े बड़े पोलों के बीच में छोटे छोटे पोलों को लगा देते हैं, तो वो इंटरपोल कहलाते हैं। और ये आर्मेचर के साथ सीरीज में जुड़े रहते हैं, न कि इस फील्ड के साथ। आर्मेचर के साथ क्या रहते हैं, सीरीज में जुड़े रहते हैं। इतना बात ध्यान रहे। आगे देख लेते हैं। अब आगे देखिए, हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो अभी टॉपिक पढ़े हैं उसी से रिलेटेड यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग। तो क्वेश्चन है कि हाउ इंटरपोल आर कनेक्टेड इन ए डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। तो डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं, आर्मेचर के साथ श्रेणी में जुड़े होते हैं, इन सीरीज विथ आर्मेचर। तो इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच वोल्टेज ड्रॉप इज इंडिकेटेड इन द पोर्शन मार्क्ड एस एक्स। इस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है। जो एक्स ये दिखाया गया है, ये वोल्टेज ड्रॉप किसके कारण से हो रहा है, तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण से हो रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आर्मेचर रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है, व्हाई कंपनसेटिंग बाइंडिंग इज प्रोवाइडेड इन लार्ज डीसी जनरेटर। बड़े डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग बाइंडिंग है, घुमावदार क्षतिपूर्ति को कंपनसेटिंग बाइंडिंग कहते हैं। कंपनसेटिंग बाइंडिंग क्यों प्रदान की जाती है, तो क्यों प्रदान की जाती है, कनेक्ट मोर लोड गलत ऑप्शन है, रिड्यूस कम्यूटेशन इफेक्ट गलत है, न्यूट्रलाइज आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट। आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को कम करने के लिए क्या किया जाता है, कंपनसेटिंग बाइंडिंग को कर दिया जाता है। और कंपनसेटिंग बाइंडिंग किसको कम करती है, तो डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन को कम कर देती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कंपनसेटिंग बाइंडिंग इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग बाइंडिंग का उद्देश्य क्या है। डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग बाइंडिंग का क्या उद्देश्य होता है, मिनिमाइज रफ कम्यूटेशन, मेंटेन कांस्टेंट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज, या न्यूट्रलाइज द डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। तो यही होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
न्यूट्रलाइज द डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव को कम करने के लिए कंपनसेटिंग बाइंडिंग को किया जाता है। और कंपनसेटिंग बाइंडिंग कहाँ पे किया जाता है, तो कंपनसेटिंग बाइंडिंग उसके पोल शू पे कर दिया जाता है, यहाँ पे इस तरीके से यहीं पे कर देते हैं पोल शू पे कंपनसेटिंग बाइंडिंग को। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉजेज फॉर हैवी स्पार्किंग इन ब्रशेस ऑफ डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर के ब्रश में भारी स्पार्किंग का कारण क्या है। देखिए कोई डीसी जनरेटर है उसमें भारी स्पार्किंग हो रही है, तो उस भारी स्पार्किंग का क्या कारण हो सकता है ये बताना है। तो ऑप्शन है शॉर्ट सर्किट इन फील्ड, नहीं। शॉर्ट सर्किट इन आर्मेचर बाइंडिंग, नहीं। एमएनए तथा जीएनए पोजीशन चेंज, एमएनए और जीएनए की स्थिति बदल गई है, तो इसका सही ऑप्शन यही हो जाएगा। एमएनए से जो जीएनए है ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, उससे एमएनए खिसक जाएगा तो कार्बन ब्रश को भी खिसकाना पड़ेगा, अन्यथा वहां पे भारी स्पार्किंग हो जाएगी। तो इसका सही ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रफ कम्यूटेशन इन डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर में रफ कम्यूटेशन किस प्रभाव के कारण से उत्पन्न होता है। तो किस प्रभाव के कारण से होता है रफ कम्यूटेशन, हैवी स्पार्किंग इन द ब्रशेस, ब्रश में भारी स्पार्किंग के कारण, या टर्मिनल वोल्टेज कम हो गया है, या वोल्टेज ड्रॉप ऑफ ब्रशेस इंक्रीज, यानी कि ब्रश पे वोल्टेज ड्रॉप अधिक हो रहा है, या टर्मिनल वोल्टेज रिड्यूज कंडीशनेबली, टर्मिनल वोल्टेज तेजी के साथ क्या कर रहा है, रिड्यूज हो रहा है। तो इस सब गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। हैवी स्पार्किंग जब होता है तो उसे क्या कहते हैं, रफ कम्यूटेशन कहा जाता है। तो सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड बिफोर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर। देखिए डीसी जनरेटर को पैरेलल में ऑपरेट करवाने के लिए क्या मतलब संतोषजनक कंडीशन होती है, संतोषजनक कौन सी कंडीशन होती है, तो क्या क्या होना चाहिए, पोलरिटी मस्ट बी सेम, प्लस माइनस दोनों का सेम होना चाहिए, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कैपेसिटी मस्ट बी सेम, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। पोलरिटी सेम होना चाहिए और वोल्टेज का मान भी क्या होना चाहिए, ये भी सेम होना चाहिए, अन्यथा डीसी जनरेटर को पैरेलल में ऑपरेट करवाएंगे तो वहां पे सही से ऑपरेट नहीं हो पाएगा। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तो इसका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, वेयर द कार्बन ब्रशेस आर प्लेस्ड इन ए डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर में कार्बन ब्रश को कहाँ पे लगाया जाता है, तो कहाँ पे लगाते हैं, इन मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, तो इसी पे लगाते हैं, चुंबकीय उदासीन अक्ष पे ही लगाया जाता है, एमएनए पे लगाया जाता है, एमएनए मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पे। सही ऑप्शन ही हो जाएगा, ये सब गलत ऑप्शन है ये सब। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इन डीसी जनरेटर एट फुल लोड कंडीशन, फुल लोड के कंडीशन पर कोई डीसी जनरेटर है फुल लोड पे चल रहा है, तो उसमें आर्मेचर रिएक्शन के कारण उस पर क्या प्रभाव पड़ता है ये बताना है। तो क्या प्रभाव पड़ता है, टर्मिनल वोल्टेज रिड्यूस हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज उसका इस तरीके से, ये नो लोड वोल्टेज है तो टर्मिनल वोल्टेज यदि लोड देंगे तो इस तरीके से गिर जाता है, यहाँ पे आर्मेचर रिएक्शन हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाता है, आर्मेचर रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। सही ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन कैन बी मिनिमाइज्ड इन ए लार्ज कैपेसिटी डीसी जनरेटर, अधिक क्षमता के डीसी जनरेटरों में आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए क्या किया जाता है ये बताना। तो मिनिमाइज करने के लिए देखिए क्या किया जाता है, कंपनसेटिंग बाइंडिंग, बाय प्रोवाइडिंग कंपनसेटिंग बाइंडिंग, बाय शिफ्टिंग द ब्रश पोजीशन, फिर है बाय प्रोवाइडिंग इंटरपोल, बाय इंक्रीजिंग द ब्रश कंटेक्ट रेजिस्टेंस। तो क्या करते हैं, ज्यादा मतलब कि यदि कैपेसिटी का है तो वहां पे हम लोग कौन सा प्रोवाइड करते हैं, कंपनसेटिंग बाइंडिंग को प्रोवाइड करते हैं। कंपनसेटिंग बाइंडिंग उसके पोल शू पे क्या कर देते हैं, इस तरीके से कर देते हैं, तो आर्मेचर रिएक्शन क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ द कंपनसेटिंग बाइंडिंग इज कनेक्टेड इन डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर में आर्मेचर कंपनसेटिंग बाइंडिंग कैसे जुड़ी होती है, तो ऑप्शन है इन सीरीज विथ आर्मेचर, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आर्मेचर के सीरीज में ही कंपनसेटिंग बाइंडिंग को जोड़ा जाता है, जो पोल शू पे की जाती है यहाँ पे। अब हम लोग इस सेशन को यहीं पे स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट क्लास में जो अगली कक्षा होगी, नेक्स्ट सेशन होगा, उसमें हम लोग ये टॉपिक को कवर करेंगे, जो इस प्रकार से है कि लॉसेस ऑफ डीसी जनरेटर,
सॉरी, हाँ, डीसी मशीन की हानियां क्या क्या हैं, डीसी मशीन में कितने टाइप की हानियां होती हैं, ये पढ़ लेंगे। फिर इसके बाद इफिशियंसी ऑफ डीसी जनरेटर की दक्षता कितनी होती है, कैसे निकाली जाती है, इसको पढ़ेंगे। फिर ये पढ़ेंगे कंडीशन फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी, उच्चतम दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए डीसी मशीन में, ये पढ़ लेंगे। फिर इसमें पावर फ्लो डायग्राम पढ़ लेंगे कि पावर का फ्लो किस तरीके से डीसी मशीन में होता है, मैकेनिकल एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है, कहाँ पे कन्वर्ट होती है, कहाँ कहाँ पे लॉसेस होता है, ये पावर फ्लो डायग्राम में पढ़ लेंगे। फिर इसके बाद ये सब टॉपिक पढ़ने के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो इसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहेंगे। तो ये आज के लिए इतना ही रहेगा। बाकी की क्लास देखने के लिए आप लोग जो नीचे लिंक दिया गया है वहां पे जाके देख लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे जो भी वीडियो बनाएंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और समय रहते आप उसको देख करके अपना लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।